वाह, क्या आईपीओ है। आशा मैम, आप अपने आप को आईपीओ स्पेशलिस्ट ही बोला करो ना। आप कहाँ टेक्निकल के चक्कर में पड़े हुए हो। आईपीओ इतने सारे आ रहे हैं, उन्हीं पे बात करते करते पूरा साल निकल जाएगा। इतने आईपीओ तो कई सालों तक नहीं देखे हमने जितने आईपीओ इस समय आ रहे हैं। साल के एंड तक आईपीओ आ रहे हैं, तो आपको तो आईपीओ स्पेशलिस्ट बन जाना चाहिए तब तक। सुमित जी, मैं आपको बताती हूँ 2005 से मैंने जितने भी आईपीओ आए हैं सबको ट्रैक किया है। मेरे हिसाब से 1000 आईपीओ तो हुई ही होंगे कि 20 साल में आप देखिए। मेरे को लगता है मात्र एक बार ऐसा हुआ होगा कि कुछ मैं 1-2 महीने की छुट्टी पे रही होंगी, तो तब उस बीच के कोई आईपीओ नहीं। बाकी कोई ऐसा आईपीओ नहीं है मेन बोर्ड का जो मैंने नहीं ट्रैक किया। तो वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हो चुका है। लेकिन जो आईपीओ के बाहर लास्ट 2-3 सालों में मैंने देखी, वो मैंने 2005 से जो मैं ट्रैकिंग कर रही हूँ उतनी मैंने पहले कभी भी नहीं देखी। तो बहुत काम बढ़ जाता है और हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स और व्यूअर्स बहुत समझदार हो गए। मैं तो तो ये आशा मैम, एक देखती सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। चलो 2005 से आप ट्रैक कर रहे हो, जो क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ आईपीओ आपको 2005 से 2010 तक मिलता था, क्या वो क्वालिटी और वैल्यू 2019 से 2024 तक मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब इनफैक्ट मुझे अभी क्या लगता है कि ज्यादा अच्छी क्वालिटी के आईपीओ आ रहे हैं। बहुत कम हो गया, पहले तो हम बहुत अवॉइड रेटिंग भी देते थे, बट Okay. अभी ऐसा आईपीओ बहुत कम आईपीओ मिल रहे हैं जहां मैं बोलूं कि क्लियरली अवॉइड है कि नहीं लगाए। क्योंकि हर आईपीओ में कुछ बात है। मर्चेंट बैंकर्स भी इतने समझदार हो गए और पब्लिक समझदार हो गई है, तो अब प्रमोटर्स कोई भी बहुत सोच समझ के हर तरह के पैमाने को देख के आईपीओ लाते हैं। तो ये दौर जो है ये बहुत अच्छा दौर है और यहाँ पे बहुत समझदारी से आईपीओ आ रहे हैं। मैम एक चीज़ और, क्या जो प्राइसिंग आईपीओ की होती थी वो थोड़ी सी एग्जॉर्बिटेंट महंगी साइड पे नहीं चल रही है अभी? देखिए, वैल्यूएशन अभी 2005 में सेंसेक्स और निफ्टी क्या लेवल्स पे थे, तो उस हिसाब से उनका जब वो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल चलता था और अभी जो लेवल है उस हिसाब से वैल्यूएशन है। तो मुझे लगता है कि एक ग्रोथ भी हमने देखी है। तो वैल्यूएशन तो अभी भी ज्यादा ही है, लेकिन जहां पे फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है, प्लेटफॉर्म कंपनी होती है, वहां पे वो वैल्यूएशन ज्यादा ही लेते हैं। तो वो उस टाइम पे भी चलता था, अभी भी चलता है। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सब सस्ते आते थे, वहां पे भी कुछ काफी हाई वैल्यूएशन वाले आईपीओ भी आके गए हैं। रिलायंस एग्री पावर तो एग्री। मुझे आज तक याद आता है 2008 में। वो एक बहुत 2006 में आईपीओ, और वो टॉप मार्केट का उस समय जो हमने देखा था। फिर धीरे धीरे जी, सब प्राइम 2008 क्राइसिस। का 8 का हाँ, था। हाँ, 8 का 8 आईपीओ में। वो था। तो जी वो, जी, और उससे पहले लेकिन मारुति, एनटीपीसी, टीसीएस वो सब सही आईपीओ थे, लेकिन जैसे ही वो रिलायंस बहुत पावर आया वो मार्केट का टॉप बना गया। एनीवेज, एक अच्छी चीज़ और है कि अब बहुत यूनिक बिजनेस मॉडल के आईपीओज आते हैं। सो वहाँ बात हो रही है तो पहला नाम तो इंटरनेशनल गीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, ये अपने आप में पहला ऐसा आईपीओ है जो आ रहा है एक यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ। सो मैम, इसका आज आखिरी दिन है, क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए, पहले भी चर्चा हुई थी, ठीक ठाक लगता है ये। तो लिमिटेड लिस्टिंग गेन और लॉन्ग टर्म के लिए लगाया जा सकता है। अब इसमें एक ही चीज है कि इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट जो है, बेसिकली देखा जाए तो ये अपने आप में पहली तरह की कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट होने आ रही है। दूसरी तरफ फिक्स्ड कॉस्ट इनकी जो रहेगी वो रहेगी, ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता रहेगा। तो वैल्यूएशन यहाँ पे भी थोड़े से ज्यादा थे, मतलब ज्यादा अपने आप में ज्यादा ही बोलेंगे, 50 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहा है। लेकिन अब कोई प्योर नहीं है तो अब आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो अगर लिस्टिंग गेन की यहाँ पे इच्छा रखते हैं छोटे मोटे की, तो लगाने की सलाह है। नहीं तो बहुत सारे आईपीओ लाइन में हैं। तो अब हमें फंड्स का भी बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए 8 या 9 आईपीओ सुमित जी इसी हफ्ते में आ रहे हैं। तो फंड को कैसे एलोकेट करना है वो भी देखना है। लिमिटेड फंड है तो आने वाले आईपीओ में लगाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अगर लगा सकते हैं तो फिर छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की उम्मीद रख के ही लगाए। तो मैम देखिए, 3 तरह के निवेशक हैं। पहले निवेशक जिनको आपने समझा दिया कि आईपीओ में पैसा अगर लगाना है तो फंड का बड़ा सही सोच समझ के चुनाव करें। दूसरे वो जो इसमें एलोकेट कर चुके हैं, जिन्होंने फंड इसमें लगा दिया है। और तीसरे वो जिन्होंने एचएनआई कैटेगरी में भी लगा दिया है बड़ा एलोकेशन लेने के चक्कर में। अब उन दोनों के लिए आप क्या कहोगे? देखिए, अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि लगा दिया है तो वो एप्लीकेशन कैंसिल नहीं हो सकती। ठीक। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि ये नेगेटिव रिटर्न देगा। तो वहां पे मेरे को नहीं लगता कि कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। ये जरूर हो सकता है कि बड़े बड़े रिटर्न्स जो हम बाकी के आईपीओ में देखते हैं उतने बड़े रिटर्न्स ना मिले या मिले, वो एक देखने की बात है। पर नेगेटिव तो नहीं देगा, इतनी तो मुझे उम्मीद है इससे। तो वो लोग चिंता ना करें। होपफुली मैं भी मेरी फिंगर्स क्रॉस कर रही हूँ कि इसकी लिस्टिंग अच्छी हो। लेकिन एक ही चीज मुझे देखने वाली लगती है कि इतने सारे आईपीओ अब आगे आ रहे हैं, तो फंड्स कैसे एलोकेट करना है वो एक स्ट्रैटेजी जरूर दिमाग में रखनी है। क्योंकि आप कुछ भी करिए, 8-8 9-9 आईपीओ बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो वो एक अगर माइंडसेट है
तो फिर एक बार जो हम आगे के आईपीओ का यहाँ पे विश्लेषण करेंगे उस हिसाब से देख के अपने मनी को लगाएं। तो फंड्स लिमिटेड हो तो एक बार रहने भी दीजिए, क्योंकि आने वाले 2-3 आईपीओ बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो वहां पे लगा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैम किसी को अलॉट हो गया है और आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है 125 रुपये पर शेयर के आसपास का, यही ग्रे मार्केट प्रीमियम के साथ एक कंपनी लिस्ट भी होती है, सो वो लिस्टिंग गेन लेकर निकल जाए या वो होल्ड भी करें? मेरे हिसाब से लिस्टिंग गेन अगर अच्छे हो जाते हैं तो एक बार उसमें बुकिंग जरूर करनी चाहिए। चलिए, तो ये तो हो गई बात इंटरनेशनल गीमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट की, जो कि आज आईपीओ बंद होने वाला है और आपके सामने तमाम आंकड़े हैं। करीब करीब 12:30 बजे तक जब ये कार्यक्रम की शुरुआत हो रही थी, उससे पहले तक लगभग 3 गुना के आसपास से सब्सक्राइब हो चुका था। अब ट्रांस रेल लाइटिंग ये दूसरा आईपीओ है जिसकी शुरुआत 19 दिसंबर से होगी और 23 दिसंबर तक ये आईपीओ खुला रहेगा। 410 से 432 रुपये का प्राइस बैंड है और करीब करीब 800 करोड़ रुपए या 850 करोड़ रुपए आईपीओ के जरिए जुटाने की योजना है, जिसमें से फ्रेश इशू 400 करोड़ होगा और बाकी 450 करोड़ रुपए के आसपास जो है वो ओएफएस के जरिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स निकलेंगे। आशा मैम, वैसे तो एक बहुत लंबी सूची है तो उस पर तो बात करना भी पॉसिबल नहीं है इतने सारे आईपीओ पे, उस पर हम आपसे आगे फ्राइडे को या नेक्स्ट वीक में बात कर लेंगे। लेकिन ट्रांस रेल, इस आईपीओ को आप कैसे देख रहे हो, क्या करना चाहिए इसमें? बढ़िया लगता है, सब्सक्राइब करने की रेटिंग है, लिस्टिंग इन लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए वजह बताती हूँ। सबसे पहले तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दूसरी तरफ ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। हम सब जानते हैं कि ये ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में ये कंपनी है, 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी ये सब। लेकिन इसको पसंद करने के पीछे की वजह बताती हूँ सुमित जी, की इसके जो मार्जिन हैं ये इसके पेयर्स के मुकाबले काफी इंटरेस्टिंग है, काफी अच्छे खासे। इबिटा मार्जिन जिसकी मैं बात करूँ तो वो भी मेरे हिसाब से 12-13% है। अगर मैं Q1 ऑफ FY25 की बात करूं और FY24 की भी बात करूं तो 12% बढ़िया मार्जिन सी गार्नर कर रही है। 24-25 के पीई मल्टीपल पे आ रही है, ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। तो हमारी तरफ से सब्सक्राइब की रेटिंग है। लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लगाना हो तो भी लगाइए। एक और चीज़ मैम, बहुत सारी कंपनियां रेलवे स्पेस में हैं, केपेक्स स्पेस के अंदर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के अंदर हैं और अच्छा एक्सपेंशन भी हो रहा है स्पेस के अंदर। सो इस तरह के ऑर्डर लेने वाली कंपनियां जो हैं, मतलब आप इसको कैसे डिस्टिंग्विश करोगे बाकी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स के साथ? देखिए कभी भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है ना सुमित जी, तो उसको वैसे भी थोड़ा सा एडवांटेज हमेशा मिलता है। और दूसरी तरफ इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसको मैं डिस्टिंग्विश इसके मार्जिन के बेसिस पे कर रही हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको अभी भी बोला, जो मार्जिन ये गार्नर कर रहे हैं वो इनके जो कंपेटिटर्स हैं वो उस तरह के मार्जिन, तो इतने स्ट्रॉन्ग मार्जिन तो मतलब मैंने नहीं देखे हैं। तो वो एक काफी डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हो रहा है इसके लिए। और आगे जाके जिस तरह से ये अभी और पैसा उठाएंगे मार्केट से, फ्रेश इशू भी है, तो वो कंपनी को आगे ग्रो करने में काफी मदद करेगा, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत सॉलिड है इनके पास। एक चीज़ और मैम, क्या ट्रांस रेल का जो अभी एग्जिस्टिंग वैल्यूएशन है जो ये टेबल पर रख रहे हैं निवेशकों के लिए, वो जस्टिफाइबल है? वन, दूसरा जो ये फंड रेज है, कि बहुत कम ऐसी कंपनियां मिलती हैं जिनमें आमतौर पे फंड रेज में कंपनी में भी पैसा आता है, सो ये 400 करोड़ रुपए कंपनी में भी लेके आ रहे हैं, उस एक्सपेंशन को आप जस्टिफाइबल मानते हो? बिल्कुल, दोनों ही पॉइंट्स पे जस्टिफाइबल है, क्योंकि जब मैं पेयर्स की बात करूं तो एवरेज जो पेयर्स का पी, इंडस्ट्री का पी वगैरह भी आता है वो 30 के ऊपर का है, जबकि ये 25 पे ही लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिफाई लगता है। अच्छा, ये 25 का जो है, इसको मैं ये भी बताती हूँ किस तरह की, इसको हमने 2024 के प्रॉफिट पे निकाला है, लेकिन हमने इसमें इक्विटी जरूर पोस्ट इश्यू ली है। तो वो मैं बताना चाहूंगी कि मैंने तो पोस्ट इश्यू की इक्विटी को भी एक्सपेंड करके देख लिया, तभी भी ये 25 के पी मल्टीपल पे आता है, जो कि पेयर्स जो कि 30 के ऊपर के पी मल्टीपल पे हैं उनसे तो बेटर ही है। तो वो जस्टिफाइबल है, वैल्यूएशंस बिल्कुल जस्टिफाइबल। और मैम एक्सपेंशन प्लान? एक्सपेंशन प्लान डेफिनेटली वो तो ट्रिगर ही रहते हैं कंपनी की ग्रोथ के लिए, इसीलिए हमें लगता है कि आगे जाके इनकी सेल्स बहुत बढ़िया ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी टॉप लाइन। ओके, तो आपके सामने आईपीओ जो 2 खुले हैं, एक आईपीओ जो आज बंद हो रहा है, एक आईपीओ जो 19 तारीख से खुलने जा रहा है, इस पर चर्चा हुई और आगे भी, क्योंकि ये बहुत लंबी सूची है और आस्था मैम के पास दोबारा हमें जाना पड़ेगा इस हफ्ते के 5 आईपीओस के लिए। सो अभी के लिए एक आईपीओ को ही रोकते हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टेडली हम सारे आईपीओस के ऊपर भी धीरे धीरे चर्चा करेंगे। तो फिलहाल वहाँ के आईपीओ में तो इतना ही, लेकिन आस्था मैम से भी और भी बातचीत करनी है, सो लौटते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। वाह, क्या आईपीओ है!